नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर आज हम लोग 5, 6 और 7 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप लोग शांति से इस वीडियो को देखिएगा और रिवीजन के पर्पज से इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार जितना बार हो सके आप रिवीजन के तौर पर इसको फास्ट करके या धीरे करके देखना है दोस्तों। उसके बाद आप कोई भी बुक का ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपका लगभग ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जितना भी एग्जाम दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों सभी में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा दोस्तों, क्योंकि 6 to 12 दोस्तों 6 to 12 का प्योर एनसीईआरटी है दोस्तों। ओरिजिनल इसका है। हिस्ट्री भी हम बहुत जल्द करवाएंगे दोस्तों। पहले भी क्विक बुक दृष्टि का करवा रहे हैं दोस्तों, आप लोग उसको कीजिए। उसके बाद फिर एनसीईआरटी एससीईआरटी का भी करवा देंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आज हम 5 स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोस्तों। किसी भी एग्जाम में बैठे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों इससे। ये हम लोग पढ़ते हैं भारत का संविधान उद्देश्य का। प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देश्य का बोलते हैं दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न और समाजवादी पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देते हैं दोस्तों। तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय देते हैं दोस्तों। और देखिए आपको सजाने के लिए ये लाइन दे देगा दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आरोहिक क्रम और अवरोहिक क्रम में आपको साथियों सजाने के लिए ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ये ध्यान से दिमाग में रखिएगा। और न्याय पूछे तो 3 तरह के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों। प्रस्तावना में वर्णन किया। और विचार दोस्तों मतलब समानता दोस्तों, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की दोस्तों। और उपासना और स्वतंत्रता 5 प्रकार की न्याय व्यवस्था है दोस्तों। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तब उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं दोस्तों। ये आपकी किताब के हर पेज में लिखा रहता है दोस्तों। फर्स्ट पेज में कोई भी एनसीईआरटी को भी बुक देखिएगा उसके फर्स्ट पेज में लिखा रहता है दोस्तों। चलिए इसका मेन पॉइंट, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के आरंभ में संविधान का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के आरंभ में संविधान के संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना का आरंभिक रूप माना जाता है दोस्तों। प्रस्तावना संविधान सभा के किसी भी भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है दोस्तों, भाग है। और प्रस्तावना में संविधान की प्रकृति, आदर्श एवं उद्देश्य प्रतिबिंबित होते हैं दोस्तों। विद्वानों ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, संविधान का दर्शन, संविधान का परिचय पत्र, संविधान की कुंजी और संविधान का दर्पण आदि कहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना संशोधन योग्य है दोस्तों। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ी गई दोस्तों।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन दोस्तों? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, VVI है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना यह घोषित करता है कि यह संविधान भारत के लोगों द्वारा तैयार एवं अंगीकृत है, अर्थात संविधान के उपबंध भारत के लोगों की ओर से अधिकृत है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में उल्लेखित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में जो उल्लेखित ऊपर में जो पढ़े थे तो फर्स्ट में उसके बारे में बोल रहा है। प्रस्तावना में उल्लेखित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द भारतीय राज व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था की प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों किसे करता है? भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है साथियों। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी शब्द भारत के शासन के संदर्भ में समाजवाद के लिए स्वीकार की गई अवधारणा के लिए है। दोस्तों भारतीय शासन में उदारवादी समाजवाद को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है दोस्तों शासन द्वारा गरीब एवं अमीर के बीच की खाई को समाप्त करने का सतत प्रयास करना। दोस्तों मतलब समाजवाद का अर्थ क्या होता है? शासन द्वारा गरीब एवं अमीर के बीच खाई को समाप्त करने का सतत प्रयास करना। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को भी शब्द को उल्लेख किया गया। दोस्तों प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है दोस्तों भारतीय शासन की पथ निरपेक्षता की अवधारणा की उद्घोषणा। दोस्तों भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का अर्थ शासन द्वारा सभी धर्मों को समान आदर एवं समान संरक्षण प्रदान करना। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर, प्रस्तावना में लोकतंत्रनात्मक गणराज्य शब्द का उल्लेख है। दोस्तों लोकतंत्रनात्मक शब्द यह उद्घोषित करता है कि भारत का शासन प्रजातांत्रिक स्वरूप का होगा। गणराज्य शब्द यह बताता है कि भारत का सर्वोच्च पद भी प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित होगा। दोस्तों अर्थात प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत में पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना की उद्घोषणा है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि यह संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए संकल्पित है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना द्वारा यह बताया गया कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संकल्प धारण करता है। दोस्तों प्रस्तावना द्वारा यह बताया गया कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संकल्प धारण करता है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना स्पष्ट करता है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने तथा उनके गरिमामय जीवन के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। दोस्तों प्रस्तावना में उल्लेखित राष्ट्र की एकता, अखंडता पद यह दर्शाता है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की पहली पहचान भारतीय होना है तथा इस देश का कोई भी भूभाग देश के परे कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता शब्द यह बताता है कि भारतीय संविधान के बीच आत्मीयता एवं अपनत्व की भावना के प्रसार को संविधान परम आवश्यक तत्व के रूप में मानता है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित प्रस्तावना में संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि का उल्लेख है। यह तिथि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी है। दोस्तों बेरुवारी संघवाद देखिए,
बेरुबारी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के प्रस्तावना के बारे में मुख्य रूप से दो बातें कही गई हैं। पहला देखिए, यदि संविधान के किसी अनुच्छेद यदि शब्द या अंश का एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो तो उसके सही अर्थ जानने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट बोला गया दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी संघवाद 1960 में ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद के द्वारा 1973 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना के बारे में मुख्य रूप से ये बातें कही गई हैं। देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संशोधन योग्य भी है और प्रस्तावना में संशोधन संविधान के आधारभूत तथ्य की अक्षुण्णता की दृष्टि से ही किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, संविधान के किसी अंश को समझने के लिए प्रस्तावना को निर्वाचन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। संविधान के किसी अंश को समझने के लिए प्रस्तावना को निर्वाचन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, LIC बाद में 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है दोस्तों। LIC बाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। निष्कर्ष के रूप में प्रस्तावना की स्थिति से संबंधित मुख्य बातें चलिए देखते हैं हम लोग। निष्कर्ष फर्स्ट है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा है प्रस्तावना संशोधन योग्य है। तीसरा है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन में सहायक है। चौथा है प्रस्तावना ना तो विधायिका का स्रोत है ना ही विधायिका पर प्रतिबंध स्थापित करता है। पांचवा स्रोत है दोस्तों, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। पांचवा स्रोत क्या है? प्रस्तावना जो है न्याय योग्य नहीं है साथियों। प्रस्तावना के संबंध में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के विचार चलिए देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के एक सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमारे लंबे समय के स्वप्न को अभिव्यक्त करता है। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए दोस्तों। प्रस्तावना के समय कुछ प्रमुख व्यक्तियों के विचार क्या हैं? संविधान सभा के एक सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमारे लंबे समय को स्वप्न को अभिव्यक्त करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। प्योर 6 to 11 का NCERT है दोस्तों। आप लोग इस NCERT सीरीज को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। मिस कीजिएगा तो बहुत बाद में पछताइएगा दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों। संविधान सभा के एक सदस्य KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है दोस्तों। जन्म कुंडली के बारे में कौन बोला दोस्तों? KM मुंशी बोले कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। KM मुंशी बोले दोस्तों। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान भाग है। यह संविधान का आत्मा एवं कुंजी है। यह संविधान के अंतर्निहित मूल्यों का मापक है दोस्तों। किसने बोला था दोस्तों? ये बोला गया पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान भाग है। यह संविधान का आत्मा एवं कुंजी है और यह संविधान के अंतर्निहित मूल्यों के मापक भी है दोस्तों। चौथा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा दोस्तों। प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के बारे में कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर सबसे बड़ी अंतरिका है दोस्तों। प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के बारे में कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटकिला है दोस्तों। चलिए चैप्टर नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दोस्तों। चलिए
भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है दोस्तों। इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग 1 शीर्षक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 का वर्णन किया गया दोस्तों। भाग 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 1 निम्नलिखित बातें कही गई है अनुच्छेद 1 में दोस्तों। चलिए देखते हैं, जो तो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। अनुच्छेद 1 में बोला गया दोस्तों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। किसमें बोला गया, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में बोला गया दोस्तों। फिर राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं दोस्तों। फिर तीसरा बोला गया दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। इसमें 3 पॉइंट दिया गया, 3 में दोस्तों राज्यों के राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और हैं और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए दोस्तों। दूसरा अनुच्छेद बोला दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। दूसरे अनुच्छेद में दोस्तों कि नए राज्य की प्रवेश और स्थापना किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 2 में बोला गया दोस्तों। और देखिए संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये किनके हाथों में, संसद के हाथों में दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 2 के ए में बोला गया सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना दोस्तों। अनुच्छेद 2 के ए को अनुच्छेद 2 ए को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था और किंतु 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसे निरसित किया गया दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लीजिए अनुच्छेद 2 के ए को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था किंतु 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1975 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया दोस्तों, निरसित किया गया, निरस्त नहीं निरसित किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 देखिए दोस्तों नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा होता है दोस्तों। अनुच्छेद 3 के तहत क्या बोला गया, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किया गया दोस्तों। किसी राज्य में पॉइंट देखिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, ये भी अनुच्छेद 3 के तहत। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, ये भी राज्य अनुच्छेद 3 के तहत। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी अनुच्छेद 3 के तहत। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकेगी अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों। चलिए अन्नुच्छेद 3 में उल्लेखित उद्देश्य के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं दोस्तों। क्या बोला गया, अनुच्छेद 3 में उल्लेखित उद्देश्य के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि ऐसा विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार हेतु प्रेषित करेंगे, किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे प्रेषित विधेयक पर संबंधित विधानमंडल को एक समय सीमा में जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाए अपना विचार देना होता है। यदि विधानमंडल उस नियत अवधि में अपना विचार नहीं देता है तो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व विधेयक संसद में नहीं रखा जा सकता है। 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 4 देखिए, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक
अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 4 के तहत दो बातें हैं, ये देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 4 के तहत दो बातें हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बने विधि में अनुसूची प्रथम और अनुसूची चतुर्थ में परिवर्तन के लिए भी आवश्यक उपबंध उपलब्ध रहेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बने नियम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी, अर्थात 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो उपबंध है उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं बल्कि इसे साधारण बहुमत प्रक्रिया से किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बेरूबाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्यों को सौंपने की शक्ति निहित है। न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि के द्वारा साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ही देशी रियासतों भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रियासतों की संख्या 565 थी, लेकिन ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रियासतें और राजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले 552 देशी रियासतों में से 548 रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गई। शेष 4 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफ़ी दिक्कतें आई दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए इस लाइन को दोस्तों, ये लाइन भी आई है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत में भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले 552 भौगोलिक क्षेत्र में 552 आए दोस्तों। आपके दिमाग में चल रहा होगा 565 रियासतें थे तो 552 ही बची, तो मतलब जब स्वतंत्र हुआ तो कुछ रियासतें पाकिस्तान में चले गई दोस्तों। बचे हमारे स्वतंत्र भारत में 552 दोस्तों, जिसमें देशी रियासतों में से 548 रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गए और शेष 4 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफ़ी दिक्कतें आई। जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा तथा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सबसे अंत में भारत में विलय होने वाला देशी रियासत भोपाल था दोस्तों। सबसे अंत में जो भारत में विलय होने वाला देशी रियासत था दोस्तों भोपाल था, जो 30 अप्रैल 1949 को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1 जून 1949 से केंद्र सरकार को शासित होने लगी। नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह, मणिपुर के राजा कौन थे? महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वशायता बरकरार रहेगी
और जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव जनमत के आधार पर महाराजा ने जून 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह दोस्तों। उस समय के महाराजा कौन थे जम्मू कश्मीर के? हरि सिंह। जूनागढ़ का भारत संघ में विलय 20 फरवरी 1948 को हुआ। उस समय जूनागढ़ का शासक मोहम्मद महाबत खान तृतीय था दोस्तों। कौन था? मोहम्मद महाबत खान तृतीय था दोस्तों जूनागढ़ का। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद का भारत संघ में विलय 17 सितंबर 1948 को हुआ था। उस समय हैदराबाद का शासक सातवां निजाम मीर उस्मान अली खान था दोस्तों। कौन था? सातवां निजाम मीर उस्मान अली खान थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान के आरंभ के समय भारत का राज्य क्षेत्र कुल 4 श्रेणियों के राज्यों और भाग क, भाग ग और भाग घ में बटा हुआ था दोस्तों। भाग क में 9 भाग थे दोस्तों। भाग ख में भी 9 भाग थे और भाग ग में 10 एवं भाग घ में 1 राज्य रखे गए थे। देखिए, भारत के क में 9 भाग, भारत के क में 9 और भारत के ख में भाग क में 9 और भाग ख में 9 दोस्तों। भाग ग में 10 और भाग घ में दोस्तों 1 राज्य रखे गए। नेक्स्ट से बिहार राज्य भाग क के श्रेणी में था दोस्तों। भारत भाग घ श्रेणी में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। जूनागढ़ 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। इसे धर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। धर आयोग को यह कार्य दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन विचार करना था। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को ना रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की दोस्तों। फिर धर रिपोर्ट के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और बढ़ गई। धर रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 3 व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन कौन थे? 3 व्यक्ति में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इस समिति को JVP समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? JVP समिति दोस्तों, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी से दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया। JVP समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट जारी की। JVP समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को नकार दिया दोस्तों। JVP समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया सिरे से दोस्तों, मतलब नहीं देने के लिए तैयार हुआ। धर आयोग JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने का आंदोलन जोर पकड़ा। तेलुगु भाषा के आधार पर पृथक राज्य बनने की मांग को लेकर कांग्रेस के एक गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामलल्लू
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। VVIP पॉइंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। श्री राम लल्लू 19 अक्टूबर 1952 को आमरण अनशन पर बैठे और 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कब बैठे थे? 19 अक्टूबर 1952 को, और मृत्यु कब हुआ? 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान ही मृत्यु प्राप्त हो गई दोस्तों। रामुलु की मृत्यु के बाद तेलुगु भाषाई क्षेत्र में हिंसक उपद्रव शुरू हो गए। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोगों घायल हुए और मारे गए भी। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपने सीट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। अंततः 1952 में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने तेलुगु भाषाई क्षेत्र के लिए आंध्र राज्य बनाने की घोषणा की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा के अनुरूप आंध्र राज्य का गठन अक्टूबर 1953 में किया गया दोस्तों। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश हुआ दोस्तों। आंध्र राज्य के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। ऐसे आंदोलन के उग्र स्वरूप के कारण बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया दोस्तों। दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य KM पनिक्कर और HN कंजरू भी थे दोस्तों। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य भी थे, कौन कौन? KM पनिक्कर और HN कंजरू दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, फजल अली आयोग सितंबर 1955 ईस्वी में अपना रिपोर्ट पेश किया और इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। फजल अली आयोग ने राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त करने तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को 2 श्रेणियों को स्थापित करने की अनुशंसा की। इस आयोग की रिपोर्ट में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए अनुशंसा किया गया दोस्तों। फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के उपरांत संसद में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त करके 2 श्रेणियों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकारा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को भारत क्षेत्र को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 14 राज्य क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल दोस्तों। ये राज्य में थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप दोस्तों। अमिनी द्वीप समूह जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग अभी लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों। वर्ष 1956 ईस्वी में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के उपरांत भी बाद के वर्षों में इस संदर्भ में अनेक बदलाव हुए। बम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बे प्रांत को महाराष्ट्र एवं गुजरात को 2 राज्यों में बांटा गया। गुजरात 15वां राज्य बना दोस्तों। वर्ष 1954 तक दादर एवं नागर हवेली क्षेत्र को पुर्तगालियों का शासन रहा और 1954 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर वहां के लोगों द्वारा चुने गए प्रशासक द्वारा शासन का संचालन किया गया और 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर एवं नागर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों। वर्ष 1961 में गोवा और दमन द्वीप क्षेत्र को पुर्तगाली शासन के हाथ से
भारत सरकार को पुलिस कार्रवाई द्वारा मुक्त कराया गया दोस्तों। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा और दमन दीव क्षेत्रों को एक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, और जबकि दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया दोस्तों। वर्ष 1954 ईस्वी में फ्रांस सरकार ने भारत के अपने पुडुचेरी क्षेत्र यानी पौंडीचेरी, कराईकल और माहे और यमन को भारत सरकार को सौंप दिए। 1954 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक पौंडीचेरी भारत के अर्जित क्षेत्र के रूप में भारत सरकार द्वारा शासित रहा दोस्तों। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पौंडीचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया दोस्तों। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा वर्ष 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया और असम राज्य पृथक करके। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा वर्ष 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया और असम राज्य पृथक करके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नागालैंड दोस्तों भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड कितना नंबर का राज्य था? 16वां राज्य दोस्तों। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्र को हटाकर भारत 17वें राज्य के रूप में हरियाणा राज्य बनाया गया दोस्तों। मतलब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब राज्य से हिंदी भाषी क्षेत्र को हटाकर भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा राज्य बनाया गया दोस्तों। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब राज्य के पहाड़ी क्षेत्र को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 25 जनवरी 1971 को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया गया दोस्तों। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा 25 जनवरी 1971 को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश यानी मणिपुर को भारत का 19वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। 21 जनवरी 1972 से प्रभावी होगा दोस्तों। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा को भारत का 20वां राज्य बनाया गया और 21 जनवरी 1972 से प्रभावी है दोस्तों। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा उपराज्य मेघालय को भारत का 21वां राज्य बनाया गया और 21 जनवरी 1972 से प्रभावी है दोस्तों। नोट 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा असम राज्य के अंतर्गत ही मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा असम राज्य क्षेत्र से 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। नोट में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र पहले नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता के पूर्व तक सिक्किम एक देशी रियासत था दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता के पूर्व तक सिक्किम एक कैसा रियासत था? देशी रियासत था। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद सिक्किम भारत का संरक्षित क्षेत्र बना। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के अंतर्गत सह राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया और 20 जनवरी 1987 से प्रभावी है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया और 20 फरवरी 1987 से ये भी प्रभावी है दोस्तों। गोवा एवं दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया और 30 मई 1987 से ये भी प्रभावी है दोस्तों।
गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया और 30 मई 1987 से प्रभावी है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया गया दोस्तों, और 1 नवंबर 2000 से ये प्रभावी है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा उत्तरांचल को भारत का 27वां राज्य बनाया गया और 9 नवंबर 2000 से ये प्रभावी है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 द्वारा उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया दोस्तों। उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तराखंड किया गया और 1 जनवरी 2007 से ये प्रभावी है साथियों। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाया गया और 15 नवंबर 2000 से ये प्रभावी है दोस्तों। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया और 2 जून 2014 से ये प्रभावी है दोस्तों। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख में बांटा गया है और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है दोस्तों। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को विलय अधिनियम 2019 के द्वारा ही इन केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ मिला दिया गया और 26 जनवरी 2020 से ये भी प्रभावी है दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे नागरिकता पे चर्चा करेंगे दोस्तों। किस पे? नागरिकता पे दोस्तों। भाग 2 में चले आए, अनुच्छेद 5 से 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। इस पे चर्चा करना है दोस्तों। इस पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, वह व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हो तथा वह उस राज्य के प्रति अपनी पूर्ण आस्था रखता हो, संबंधित राज्य का नागरिक कहलाता है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकल नागरिकता स्थापित किया गया है जो ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। भारत में नागरिकता संघ देश के नाम से है दोस्तों। भारत में संघ की इकाई अर्थात राज्य के नाम से नागरिकता नहीं है दोस्तों। नागरिकता संघ सूची यानी केंद्रीय सूची का विषय है दोस्तों। भारतीय संविधान भाग 2 का शीर्षक नागरिकता है दोस्तों। भाग 2 के अनुच्छेद विस्तार अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। और दोस्तों चलिए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था दोस्तों, या जिसके माता पिता से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिकता होगा दोस्तों उसके पास। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद 6 देखिए। अनुच्छेद 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दोस्तों से संबंधित है। कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत के नागरिकता समझा जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए, ए नंबर क्या बोला गया है? यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और दोस्तों जबकि वह व्यक्ति B1 में है दोस्तों, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या जब वह व्यक्ति ऐसा है जिसमें 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात
इस प्रकार प्रवर्जन किया है तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास भारत की नागरिकता के लिए इस संविधान में प्रारंभ से पहले आवेदन किया है। ऐसे अधिकारी द्वारा इस श्रेणी की व्यक्ति को भारत के नागरिक होने के लिए रजिस्ट्रीकृत तभी किया जाएगा जब वह ऐसे आवेदन देने की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास किया हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद 7 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार दोस्तों से संबंधित है। कोई व्यक्ति जिसमें 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हैं प्रव्रजन किया है तो भारत का नागरिकता नहीं समझा जाएगा दोस्तों। प्रव्रजन मतलब दोस्तों वहाँ चले गए, उसका नागरिकता रद्द यहाँ किया जाएगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास कर गया लेकिन पाकिस्तान से पुनः भारत की नागरिकता के उद्देश्य से आवेदन किया है तो उसे इस उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा बशर्ते ऐसा आवेदन संविधान के प्रारंभ से पहले किया हो। तो आवेदन देने की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास किया हो। फिर अनुच्छेद 8 देखिए क्या बोलता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उपद्रव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार देखिए। उद्धत है दोस्तों, उद्धत है, उपद्रव नहीं है। कोई व्यक्ति जो या उसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या मातामह में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह उस देश में भारत के राजनयिक के पास इस उद्देश्य के लिए आवेदन संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया हो तथा राजनयिक द्वारा इसे रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो। अनुच्छेद 9 देखिए, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का सुरक्षित रखने को गारंटी अनुच्छेद 10 देती है दोस्तों। अनुच्छेद 11 दोस्तों, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना दोस्तों। अनुच्छेद 11 द्वारा संसद की नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति भी प्राप्त है दोस्तों। संसद नागरिकता के संबंध में किए गए कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है दोस्तों। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद द्वारा समय समय पर संशोधन किए गए हैं दोस्तों। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 रास्ता प्रदान करता है। ये रास्ता देखिए कौन कौन है? जन्म के आधार पर दोस्तों, फिर वंश के आधार पर, फिर पंजीयकरण के आधार पर, फिर देशीयकरण के आधार पर, फिर भू क्षेत्र समावेशन द्वारा दोस्तों। जन्म के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति देखिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, भारत का नागरिक है। इस अवधि में भारत में जन्म लेने वाले के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त होने में उनके माता पिता की नागरिकता का कोई शर्त नहीं होंगे दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्ति के लिए यह शर्त स्थापित किया गया है कि वैसे व्यक्ति को भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगा जिसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। फिर नेक्स्ट देखिए, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्ति में बाद में यह शर्त रखा गया कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाले वैसे व्यक्ति जिनके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत में अवैध प्रवासी हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात भारत में अवैध रूप से रहने वाले किसी व्यक्ति के बच्चे का जन्म यदि भारत में 3 दिसंबर 2004 या उसके पश्चात हुआ हो तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। भारत में
पदस्थापित विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त का अधिकार नहीं है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए, वंश के परंपरा के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति दोस्तों। कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात लेकिन 10 दिसंबर 1992 से के पहले हुआ है तो वह वंश परंपरा से भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो तो दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 10 दिसंबर 1992 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश परंपरा से भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत के नागरिक रहा हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत से बाहर किसी भारतीय नागरिक का जन्मा बच्चा वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक तभी हो सकता है जब उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसका पंजीकरण उस देश में भारत के राजनयिक के पास करा दिया गया हो। इस 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे पंजीकरण के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। यह घोषणा पत्र देना होगा कि बच्चा किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण नहीं करता। ऐसा बच्चा जब वयस्क हो जाता तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता भी धारण करता है तो वयस्क होने के 6 माह के अंदर उसे अन्य नागरिकता त्याग का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा वह वंश परंपरा के आधार पर भारत के नागरिक नहीं रहेगा। ऐसा एक अल्पवयस्क जो वंश परंपरा से भारत का नागरिक समझा जा रहा है उसे वयस्क होने के 6 माह के अंदर स्वयं द्वारा स्पष्ट करना होगा कि वह अन्य देश की नागरिकता धारण नहीं करता है। तीसरा है दोस्तों, पंजीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। भारत सरकार द्वारा पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता प्रदान किया जाता है। भारत में अवैध रूप से रह रहा व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण के लिए योग्य नहीं होगा, अर्थात पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का अधिकार भारत में अवैध प्रवासी को उपलब्ध नहीं है। निम्न श्रेणियों के व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। जैसे देखिए, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से पहले भारत में समान रूप से कम 7 वर्ष से रहा हो। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश के समान रूप से रह रहा हो। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से पहले कम 7 वर्ष भारत में सामान्य रूप से रहा हो। चौथा पॉइंट है, भारत के नागरिक अल्पवयस्क बच्चे हैं। अब पांचवा है दोस्तों, पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जिसके पास माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किए गए हों। छठा पॉइंट है दोस्तों, पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता या उनमें से कोई एक स्वतंत्र भारत के नागरिक रहे हों और वह व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए दिए गए अपने आवेदन से ठीक पहले भारत में कम से कम 12 माह से समान रूप से रह रहा हो। सातवां पॉइंट है दोस्तों, पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला वह व्यक्ति जो 5 वर्ष से OCI कार्ड होल्डर हो तथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से पहले कम से कम 12 माह से भारत में समान रूप से रहा हो। पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि उसका या उसके माता या पिता में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में या भारत के उस भाग में हुआ हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बना हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता के लिए पंजीकृत होने से पूर्व प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को भारत के प्रति निष्ठा शपथ आवश्यक रूप से लेना होता है। देशीयकरण से प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्ति
ये देखते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन दोस्तों। चलिए देखते हैं। भारत सरकार द्वारा देशीयकरण का प्रमाण पत्र भारत में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को उनके आवेदन पर प्रदान किया जा सकता है यदि वे निम्नलिखित योग्यताएं धारण करते हों। वह व्यक्ति वैसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय नागरिक को देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त पर प्रतिबंध हो। आगे चलिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, यदि यदि वह यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है कि भारत की नागरिकता प्राप्ति की स्वीकृति पर अपनी पूर्व नागरिकता का त्याग करेगा। तीसरा देखिए, वह देशीयकरण के आवेदन के ठीक पहले 12 माह की अवधि से भारत में रहा हो या भारत के किसी सरकार की सेवा में रहा हो या आंशिक रूप से या आंशिक रूप से संबंधित हो। ऐसे आवेदन के ठीक पहले 12 माह की अवधि से पहले 14 वर्षों में वह कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो या भारत की किसी सरकार की सेवा में रहा हो या आंशिक रूप से संबंधित हो। छठा देखिए, वह अच्छे चरित्र का हो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से कम एक भाषा का ज्ञान रखता हो। सातवां, देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्ति की स्थिति में वह भारत में निवास या भारत की किसी सरकार की सेवा या भारत की स्थिति किसी संगठन की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका भारत सदस्य हो की सेवा में बने रहने या प्रवेश लेने के लिए तत्पर हो। भारत सरकार देशीकरण के लिए निर्धारित शर्तों को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कम या समाप्त कर सकता है जो विज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य और विश्व शांति या मानव प्रगति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। दोस्तों, भू क्षेत्र समावेशन द्वारा नागरिकता प्राप्ति। दोस्तों देखिए, यदि कोई विदेशी भू क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के लोगों को भारत की नागरिकता होने का दर्जा भारत सरकार के आदेश द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे आदेश में उल्लेखित तिथि से ऐसे लोग भारत के नागरिक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति के आधारों के साथ साथ नागरिकता समाप्ति के आधार भी उल्लेखित हैं। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं या कारण बताए गए हैं। भारतीय नागरिकता समाप्ति के 3 आधार या कारण ये हैं। दोस्तों देखिए, एक तो पहला है त्याग द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी और तीसरा वंचित करने द्वारा। दोस्तों, पूर्ण आयु या क्षमता वाले कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्यागने की घोषणा प्रस्तुत करके भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है। युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा नागरिकता त्याग के ऐसे घोषणे पर अनुमति को रोका जा सकता है। जब कोई नागरिक स्वयं भारत की नागरिकता का त्याग करता है तो उसके अल्पवयस्क बच्चे की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। ऐसे बच्चा वयस्क होने पर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई भारतीय नागरिकता किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः बर्खास्त समझी जाएगी। युद्ध काल में भारतीय नागरिकता की ऐसी बर्खास्तगी को स्वतः नहीं समझी जाएगी। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नागरिकता बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, धीरे धीरे इसको हम सिमटा देते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्न स्थितियों में आवश्यक रूप से नागरिकता से वंचित किया जाता है। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त किया हो तब बर्खास्त किया जाएगा। यदि किसी नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा, अनादर दर्शाया हो तब समाप्त किया जा सकता है। यदि किसी नागरिक ने युद्ध के समय दुश्मन का साथ दिया हो तब उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। यदि पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी देश द्वारा 2 वर्ष के कैद का सजा पाया तब नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। फिर दोस्तों देखिए, यदि कोई भारतीय नागरिकता 7 वर्ष से देश के बाहर रह रहा हो तब भी नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि कोई भारतीय नागरिक शिक्षा के लिए भारत की किसी सरकार की सेवा में या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन
जिसका भारत सदस्य हो की सेवा में विदेश में रह रहा हो तो, या किसी अन्य उद्देश्य से विदेश में रहने के दौरान भारतीय राजनयिक के पास अपना वार्षिक पंजीकरण कराता रहा हो तो उसकी नागरिकता 7 वर्ष से बाहर रहने के आधार पर समाप्त नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखिए एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। दोस्तों एनआरआई किसे बोलते हैं? देखिए एनआरआई हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन दोस्तों, अर्थात अप्रवासी भारतीय। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अप्रवासी भारतीय दोस्तों। चलिए देखते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है उसे एनआरआई पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक ही होता है। पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक ही होता है। एनआरआई भारतीय पासपोर्ट धारक होता है। उसे भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए भारत में किसी गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन दोस्तों, अर्थात भारतीय मूल के लोग। ऐसा व्यक्ति जो कभी स्वयं अथवा उसका कोई पूर्वज भारत का नागरिक रहा हो परंतु वर्तमान में वह किसी अन्य देश के नागरिकता को धारण करता हो, उसे पीआईओ विदेशी पासपोर्ट धारक होता है। पीआईओ को भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। कोई पीआईओ यदि भारत में 180 दिन से अधिक अवधि के लिए ठहरता है तो उसे स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निबंधित होना आवश्यक होता है। भारत में पीआईओ को वीजा के अनुसार गतिविधियों की अनुमति होती है। कोई पीआईओ यदि पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रकार के आवेदन के पूर्व भारत में सामान्य रूप से 7 वर्ष रहा हो। पीआईओ स्कीम 19 अगस्त 2002 को शुरू किया गया था दोस्तों। ओसीआई स्कीम 2 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। पीआईओ और ओसीआईओ दोनों स्कीम 9 जनवरी 2015 को पहले तक समांतर रूप से चलती रही थी। इन दोनों स्कीमों को ओसीआई स्कीम ज़्यादा लोकप्रिय रही दोस्तों। इन दोनों स्कीमों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन रहे? ओसीआई दोस्तों। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा पीआईओ स्कीम को 9 जनवरी 2009 को समाप्त कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी पीआईओ कार्ड धारक 9 जनवरी 2015 से ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। जो पीआईओ थे वो सभी किस में माने गए? ओसीआई में दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा विदेशी भारतीय नागरिक स्कीम का नाम बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए निम्नांकित कोटि के विदेशी नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक रहा हो अथवा 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए योग्य था। फिर अथवा देखिए उस भूभाग से संबंधित जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। फिर देखिए जिसके माता पिता पक्ष में तीनों पीढ़ी पहले तक कोई वर्तमान भारत के क्षेत्र का नागरिक रहा हो अथवा जिसका जीवन साथी कोई भारतीय नागरिक हो। फिर नेक्स्ट देखिए जिसका जीवन साथी कोई ओसीआई कार्ड होल्डर हो। इस आधार पर ओसीआई कार्ड होल्डर होने के लिए आवश्यक है यह विवाह आवेदन की तिथि कम से कम 2 वर्ष पहले हुआ हो। कोई व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके पूर्वज पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों वह विदेशी भारतीय नागरिक होल्डर ओसीआई कार्ड होने का पात्र नहीं होगा दोस्तों। ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार किसी अन्य देश के नागरिक को ओसीआई होल्डर होने के लिए अपात्र घोषित कर सकता है।
भारत सरकार द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में ओसीआई कार्ड होल्डर होने के लिए निर्धारित शर्तों के कुछ बदलाव किया जा सकता है। जैसे देखिए, किसी ओसीआई कार्ड होल्डर को निम्नांकित आधार नहीं है दोस्तों, निम्नांकित अधिकार नहीं है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार नहीं है दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार ओसीआई कार्ड होल्डर को नहीं है। तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं है दोस्तों। फिर विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन सकता दोस्तों। पांचवा पॉइंट देखिए, संघ या राज्य के किसी सार्वजनिक पद पर केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ओसीआई कार्ड होल्डर की नियुक्ति नहीं हो सकती। ओसीआई कार्ड होल्डर में भारत में बहुल प्रदेश आजीवन वीजा प्राप्त होता है। ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत के किसी भाग में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। ओसीआई कार्ड होल्डर को भारतीय एफआरओ या एफआरओ यहाँ पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। एफआरओ का मतलब रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस दोस्तों। एफआरओ हो गया। फिर दोस्तों फॉरिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इसका भी मतलब हो गया। ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत में स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होती है। ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत में किसी भी पेशा से जुड़ने का अधिकार संबंधित अधिनियम के तहत प्राप्त है। भारत में अनुसंधान कार्य के लिए ओसीआई कार्ड होल्डर की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। भारत के शिक्षण संस्थानों में ओसीआई कार्ड होल्डर का नामांकन संबंधित नियम के तहत स्वीकार है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ओसीआई कार्ड का परित्याग समाप्ति। ओसीआई कार्ड का परित्याग और समाप्ति। यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक निर्धारित प्रक्रिया से ओसीआई कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है तो भारत सरकार के निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुमति से उसके ओसीआई कार्ड धारक का दर्जा समाप्त हो जाता है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड धारक नहीं रहता तो उसका जीवन साथी और अल्पवयस्क बच्चे जो इस आधार पर ओसीआई कार्ड धारक बने थे वे भी इस कार्ड धारक नहीं रहेंगे, तो भारतीय भारतीय नागरिक के साथ विवाह के आधार पर ओसीआई कार्ड धारक होने का दर्जा ऐसे विवाह विच्छेद के कारण समाप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से ओसीआई कार्ड होल्डर बना है तो उसे भारत सरकार द्वारा रद्द किया जाएगा। यदि ओसीआई कार्ड होल्डर भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित किया हो तो भारत सरकार कार्ड धारक कार्ड को रद्द करेगी। यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक किसी युद्ध के समय भारत में विराम आचरण किया हो तो सरकार उसके कार्ड को रद्द करेगी। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक अपने इस कार्ड के पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्षों या उससे अधिक कैद का सजा पाया हो तो उसका यह कार्ड रद्द किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का ओसीआई कार्ड धारक रहना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और भारत की सुरक्षा, भारत की वैश्विक संबंध या जनता के हित के विरुद्ध है तो भारत सरकार उसके ओसीआई कार्ड रद्द किया जाएगा दोस्तों। कुछ अस्मरणीय तथ्य को देखते हैं। चलिए हम लोग भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन तथा उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2000 ईस्वी में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए दोस्तों, भारत डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन तथा उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार
ने सितंबर 2000 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। नेक्स्ट देखिए, एल.एम. सिंघवी समिति की जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। इस समिति ने नागरिकता अधिनियम 1955 में इस उद्देश्य से संशोधन की सिफारिश की जिससे कुछ विशेष देशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट देखिए, एल.एम. सिंघवी समिति की अनुशंसा के आधार पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 विशेष देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता अर्थात विदेशी भारतीय नागरिकता OCI प्रदान करने का प्रावधान किया। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 2003 के द्वारा पहले के मुख्य अधिनियम अर्थात नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों को हटा दिया गया। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता OCI प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक के नाम से एक नई योजना शुरू की गई जिसमें PIO स्कीम तथा OCI स्कीम को मिला दिया गया। दोस्तों, PIO स्कीम को 19 अगस्त 2002 को आरंभ किया गया था। दोस्तों, और OCI स्कीम को पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर 16 देशों के लिए 2003 से शुरू किया गया था। OCI स्कीम को पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के लिए 2 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया। दोस्तों, PIO तथा OCI दोनों स्कीमें 9 जनवरी 2015 के पहले समानांतर रूप से चलती रही। इस दोनों स्कीमों में OCI स्कीम ज़्यादा लोकप्रिय रही। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा PIO स्कीम को 9 जनवरी 2015 से समाप्त कर दिया गया और अधिसूचित किया गया कि सभी PIO कार्डधारक 9 जनवरी 2015 से OCI कार्डधारक मान लिए जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा विदेशी भारतीय नागरिक के नाम बदलकर विदेशी नागरिक कार्डधारक कर दिया गया। दोस्तों, NRC देखिए, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन या देश के नागरिकों के लिए एक रजिस्टर होने की अवधारणा पर आधारित है। दोस्तों, अभी तक असम केवल अकेला राज्य है जहां NRC है। दोस्तों, असम में पहली बार 1991 में NRC तैयार हुआ। तब राज्य में रह रहे सभी लोगों की नागरिक माना गया लेकिन बाद में लगातार हो रहे घुसपैठ के कारण इस रजिस्टर को अपडेट करने की मांग उठती रही और वर्ष 2005 में इसे अपडेट करने की इच्छा भारत सरकार ने दर्शाया लेकिन उस समय इस पर काम शुरू नहीं हुआ। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने असम के NRC का आखिरी लिस्ट जारी किया। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2009 देखिए। दोस्तों, यह संशोधन अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। दोस्तों, यह संशोधन अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। इस अधिनियम का विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। दोस्तों, इस अधिनियम का विधेयक 9 दिसंबर 2019 लोकसभा से और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हुआ। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में CA 2019 के प्रावधान पर 10 जनवरी 2020 से लागू है।
नागरिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2004 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और तथा ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और 6 समुदायों के लोगों के लिए देशीयकरण की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बातें बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट में आने वाला क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड का क्षेत्र है दोस्तों। एक बार फिर से दोहराया जाए दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बातें बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है तथा नागालैंड के क्षेत्र हैं दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा 8वां मौलिक अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में ये वीडियो आपका आएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।